नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ किरण। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। और गुड मॉर्निंग इंडिया में सबसे पहले बात करेंगे देश दुनिया की तमाम खबरों की। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी खबर जो है वो आपके लिए है, देश का मूड क्या कुछ है और आम आदमी के लिए जरूरी बातें भी हम अपने इस खास बुलेटिन में आपको बताएंगे। तो इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आपको हम सोच की बात भी दिखाएंगे, जब आप आपको बताएंगे कि वो खबर जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, ट्रेंडिंग है, लोग जिस पर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, विस्तार से वो खबर भी आपके सामने रखेंगे जो इस वक्त है इसका मुद्दा बनी हुई है। और वहीं बात होगी ये तमाम खबरों की और दिखाएंगे देश दुनिया की भी खबर। दुनिया की खबरें भी हम आपको 3 मिनट में दिखाएंगे। और चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आपका हमारा हम सबका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताते हैं कौन सी वो 4 बड़ी खबरें होंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार की, बिहार के सुपौल की, जहां पर दर्दनाक हादसा हो गया। यहां हुए भीषण नाव हादसे में जहां एक महिला की मौत हो गई, वहीं 4 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। विस्तार से खबर आपके सामने रखेंगे। और वहीं दूसरी खबर में बात करेंगे यूएनएचआरसी की, जहां एक बार फिर देखिए भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है। पाकिस्तान को जवाब देते हुए कहा कि हम बार बार उस विफल राष्ट्र की साजिशों को उजागर करते रहेंगे जिसकी जीवित रहने की रणनीति आतंक और त्रासदी के व्यापार पर टिकी है। तीसरी खबर में बात करेंगे यूएन की, यूनाइटेड नेशन, जहां पर राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से पुराना राग अलापा है। भारत पाक समेत 7 युद्ध रुकवाने का दावा ट्रंप ने किया है। विस्तार से पूरी खबर आपके सामने रखेंगे। और वहीं चौथी खबर में बात करेंगे पश्चिम बंगाल के कोलकाता की, जहां देखिए भयंकर बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। जगह जगह जलभराव देखने को मिल रहा है। तो 4 खबरों पे हम नजर डालेंगे और साथ ही देखिए सबसे पहले हम बिहार का रुख कर लेते हैं। बिहार के सुपौल से ये दर्दनाक हादसे की खबर आ रही है, जहां नदी में नाव पलटने के कारण कई लोग लापता हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक नाव पर कुल मिलाकर के देखिए 12 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों ने इनमें से 8 लोगों को बचा लिया, जबकि 4 लोग लापता हैं और एक महिला के डूबने से मौत भी हो गई है। वहीं लापता लोगों की तलाश में एसडीआरएफ की टीम सर्च अभियान चला रही है। बताया ये जा रहा है कि हादसे के बाद नाव पर 12 लोग सवार थे, जिसमें से 9 महिलाएं थी। घटना के बाद नदी में डूबे 8 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि 4 अब भी लापता बताए जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि इसमें एक महिला की मौत हो चुकी है। मृतक महिला चकला गांव की निवासिनी बताई जा रही है। वहीं घटना की जानकारी होने पर पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचता है, कोहराम मच जाता है। बताया यह भी जा रहा है कि नाव पर सवार सभी महिलाएं चातापुर थाना क्षेत्र के चकला गांव की रहने वाली थी। लोगों ने यह भी बताया कि सभी महिलाएं मजदूरी करके नदी के उस पार से लौट रही थी। तो देखिए यहाँ पर ये हादसा हुआ है बिहार के सुपौल से ये खबर है, जहाँ पर ये दर्दनाक हादसा और 12 लोगों में से कुल 8 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। एक की मौत की खबर मिल रही है। वहीं देखिए अभी भी कई लोग जो हैं वो लापता हैं और उनको लेकर के सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए जब मजदूरी करके वापस ये लौट रहे थे सभी लोग, उस वक्त में नाव, छोटी सी नाव थी जिस पर ये सभी सवार हो गए थे और इसके बाद अनियंत्रित होकर के नाव पलट गई और ये बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया। और देखिए टॉर्च की रोशनी में इन सबका रेस्क्यू जो है वो किया गया है। रेस्क्यू टीमें लगातार वहां पर बेगाधार नदी के किनारे और वहां से जो है लोगों को निकालने की कोशिश में जुटी हुई है। ये नाव बेगाधार नदी में इन 12 लोगों को लेकर के दूसरे किनारे तरफ में आ रही थी, लेकिन उस वक्त में ही अनियंत्रित होकर के नाव जो है वो पलट जाती है और ये बड़ा हादसा हो जाता है। फिलहाल जो लोग लापता है उनको अभी खोजने का काम चल रहा है। बिल्कुल, तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त आपके स्क्रीन पे हैं। बिहार के सुपौल से रेस्क्यू ऑपरेशन की अफरा तफरी के माहौल की तस्वीरें जो है वो आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं रात का समय और उस वक्त किस तरीके से लोग जो है वहां पर इकट्ठा हो गए हैं। गांव में एक नाव दुर्घटना की घटना हुई है। इस पे अभी तक के जानकारी के मुताबिक 4 लोग मिसिंग है और स्थानीय लोगों के द्वारा 8 लोगों को निकाल दिया गया है। इस पे एक का मृत्यु हो गया है और बाकी जो है जो निकाल दिया है उसका इलाज अभी चल रहा है। और 4 लोग जो मिसिंग है उसके लिए अभी ढूंढने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया लिया गया है और बाकी प्रोसेस जो है वो पुलिस द्वारा किया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया में बात करेंगे आज के मूड की। यूएनएचआरसी में भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है।
तो यूएनएचआरसी के 60वें सेशन में भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को लताड़ लगाई। भारत ने यूएनएचआरसी के इस सेशन को दो टुक में साफ कर दिया कि वो पीओके खाली कर दे। भारत ने इस दौरान पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बमबारी की आलोचना भी की। भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान को मानवाधिकारों के उल्लंघन और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जमकर घेरा। अपने बयान में भारतीय राजनयिक ने कहा कि यूएनएचआरसी को निष्पक्ष और गैर चयनशील होना चाहिए, यानी कि वहां पर बिल्कुल भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ चुनिंदा देशों पर ध्यान केंद्रित करने से दुनिया के सामने आने वाली तत्काल और साझा चुनौतियों से ध्यान भटकता है। और देखिए, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि स्थायी प्रगति केवल संवाद, सहयोग और संबंधित देशों की सहमति से ही हासिल की जा सकती है। क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए ये कहा कि एक प्रतिनिधिमंडल जो इस दृष्टिकोण के बिल्कुल ही विपरीत है, वो भारत के खिलाफ आधारहीन और भड़काऊ बयान देकर के इस मंच का दुरुपयोग कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पर ये एक बार फिर से जो है भारत की तरफ से पाकिस्तान को लताड़ लगाई गई है। इस मंच पर जो है उन तमाम बातों का जिक्र किया जिसमें पाकिस्तान की एक बार फिर से पोल खुलती है और यही प्रतिबद्धता एक बार फिर से भारत की तरफ से जता दी गई है कि जब तक पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, आतंकवाद को पनाह देना छोड़ेगा नहीं और आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित होना छोड़ेगा नहीं, तब तक जो है इस तरह से उसकी पोल जो है हम खोलते यहाँ पर चले जाएंगे। देखिए, इंटरनेशनली बहुत बार ऐसा हुआ है कि ना केवल भारत ने, अलग अलग देशों ने अब कई सारे मुद्दों को लेकर पाकिस्तान को घेरना शुरू कर दिया है। और इस दौरान अगर हम यूएन के मंच की बात करें या फिर हम इंटरनेशनल किसी भी मंच की बात करें तो वहां पर अब हर एक देश को लेकर चिंता जो है वो व्यक्त की जा रही है। और इस बीच अगर हम बात करें अलग अलग देशों की चुनौतियों के अंदर, सिर्फ एक किसी रीजन पर फोकस ना करना, हर एक रीजन पर फोकस करना, अक्सर हमने देखा है कि इस तरीके की बात जो है वो उठते हुए नजर आई है। लेकिन इस बीच एक बार फिर से आपको बता दें कि ये बात जो है वो रखी गई। यहां पर कहा गया कि कुछ चुनिंदा देशों पर ध्यान केंद्रित करने से दुनिया के सामने आने वाली तत्काल और साझा चुनौतियां जो है उससे ध्यान भटकता है। ये बात भी जो है वो कही गई। साथ ही ये भी कहा गया कि स्थायी प्रगति केवल संवाद, सहयोग और संबंधित देशों की सहमति से ही हासिल की जा सकती है, यानी कि जिसका कंसर्न है, जिस देश का मुद्दा है, उस देश से सबसे पहले बातचीत करना, उसके सहयोग के साथ, उसके साथ संवाद के साथ, और तभी जाके उस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। बहुत बार भारत ने कई सारे मुद्दों को लेकर इस तरीके की बात अक्सर कही है कि बात करने से ही बात बनेगी। और वहीं देखिए कि यहाँ पर क्षितिज त्यागी जो हैं वो लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से भारत की बात को जो है वो रखा गया है। और उन्होंने देखिए पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए ये कहा है कि एक प्रतिनिधिमंडल जो कि इस दृष्टिकोण के बिल्कुल विपरीत है। देखिए, दृष्टिकोण वो जहाँ पर मानवता की बात आती है, दृष्टिकोण वो जहाँ पर संवाद के जरिए समस्या का हल होता है, दृष्टिकोण वो जहाँ पर एक दूसरे का सहयोग किया जाता है, तो इसके बिल्कुल विपरीत है पाकिस्तान। इस तरफ इशारा करते हुए क्षितिज त्यागी ने कहा है कि ऐसे में वो भारत के खिलाफ एक आधारहीन और भड़काऊ बयान देकर के इस मंच का दुरुपयोग कर रहा है। Mr. Vice President, a delegation that epitomizes the antithesis of this approach continues to abuse this forum with baseless and provocative statements against India. Instead of coveting our territory, they would do well to vacate the Indian territory under the illegal occupation and focus on rescuing an economy on life support, a polity muzzled by military dominance, and a human rights record stained by persecution. Perhaps once they find time away from exporting terrorism, harboring UN-proscribed terrorists, and bombing their own people. और आइए अब बात करते हैं सोच की बात की। सोच की बात में आज हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने एक बार फिर से जंगों को रुकवाने का दावा पेश कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दुनिया भर में 7 जंगों को रुकवाने का दावा किया है। बता दें, सेल्फ प्रोक्लेम्ड है। ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने कंबोडिया, थाईलैंड, कोसोवो, सर्बिया, कांगो और रवांडा, पाकिस्तान और भारत, इजराइल और ईरान और साथ ही मिडिल ईस्ट और साथ ही इथियोपिया, आर्मेनिया और साथ ही अजरबैजान जंग को खत्म करा दिया। इसका श्रेय उन्होंने खुद को खुद ही दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान युद्ध का नाम लिया
और दोनों देशों के बीच जंग रुकवाने का भी नाम वो लेते हुए नजर आए। और देखिए, आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दुनिया के हालात चिंताजनक है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में यूनाइटेड नेशन जो है उन्होंने कोई जंग नहीं रुकवाई है, जबकि ये उनका काम है। और ऐसे में देखिए, मैंने भारत पाक समेत 7 युद्धों को रुकवाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सिर्फ 7 महीने में ही मैंने 7 युद्धों को यहाँ पर खत्म करा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो है तमाम आरोप एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र पर लगाए हैं, और ये जो उन्होंने कहा है UNGA के मंच पर कहा, और एक बार फिर से नोबेल पुरस्कार की मांग को उन्होंने दोहरा दिया है। उन्होंने कहा कि हर कोई कहता है कि दुनिया में जंग रुकवाने के लिए मुझे नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। उन्होंने साथ ही ये भी कहा, हालांकि मेरे लिए असली पुरस्कार ये है कि लाखों लोग अब जंग में नहीं मारे जाएं। मुझे इनाम की नहीं बल्कि जान बचाने की परवाह है। आपको सुनाएंगे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, लेकिन बड़ी दिलचस्प ये बात है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि रेपिटेटिव बेसिस पर एक ही बात डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जी उन्होंने कितनी सारी जंगें रुकवा दी। शायद वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब वो चुनाव नहीं जीते थे उससे पहले अपने चुनाव प्रचार के दौरान, अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्होंने ये दावा किया था कि वर्ल्ड में जितनी भी जंगें हो रही हैं वो उसे रुकवा देंगे। लेकिन असलियत तो ये है कि अभी भी रशिया यूक्रेन युद्ध जारी है और विध्वंसक हो गया है। और दूसरी बात, इजराइल और हमास यानी कि गाजा पर लगातार अभी भी इजराइल जो है वो अटैक्स कर रहा है। तो कौन सी जंग रुक गई है, क्योंकि विश्व में 2 बड़ी जंगें तो यही हो रही थी और अलग अलग फ्रंट पर हो रही थी, लेकिन 2 बड़ी जंगें जो है वो ये हो रही थी। और ऐसे में देखिए कि खुद ईरान और इजराइल के जंग को रुकवाने की कोशिश में खुद जो है डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका की तरफ से B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया जाता है। अब बॉम्ब के जरिए कौन सा जंग जो है वो रुकवाया जाता है, ये अपने आप में सोचनीय एक विषय हो जाता है। और ऐसे में इस बात को समझना होगा कि यहाँ पर अभी भी ईरान जिस मंसूबे के साथ जो है इजराइल ने बमबारी की थी या फिर मिसाइलों को छोड़ा था, वो अभी भी जो है अपने लिए न्यूक्लियर बॉम्ब तैयारी में लगे हुए हैं। ईरान की तरफ से साफ तौर से कह दिया गया है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना करके रहेंगे, और उस तरफ कवायद भी जो है वो तेज हो गई है। ऐसे में देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार UNGA के मंच पे कहें या अन्य मंचों पर कहें या फिर पोस्ट करके जो है इन बातों को कहते रहें कि हमने तो युद्धों को रुकवा दिया है, लेकिन युद्ध के बीच में खुद कई बार जो है मिसाइलों का इस्तेमाल करते, B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल करते हुए जो है अमेरिका दिखाई देता है। ऐसे में सवाल कई सारे खड़े होते हैं, और क्या वाकई यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नोबेल शांति पुरस्कार के लिए हकदार हैं? क्योंकि महज अगर हम एक पाकिस्तान और इजराइल को छोड़ दें तो और कहीं से इस बात को लेकर के दावेदारी जो है प्रमुखता के साथ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को की नहीं रखी गई है। बाकी किसी अन्य देश ने जो है इस बात को यहाँ पर नहीं रखा, या उनके किसी प्रधान ने, प्रतिनिधि ने इस बात को यहाँ पर जो है नहीं रखा कि नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए। ऐसे में क्या महज सिर्फ 2 देशों के कहने मात्र से यहाँ पर दावेदारी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, पक्की हो जाती है? ऐसे कई सवाल हैं जो यहाँ पर सोचनीय वाले विषय बन जाते हैं। और ऐसे में भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर के लगातार जो डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से क्रेडिट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में समझना है कि भारत ने कभी भी उनकी बात को जो है हामी उस पर नहीं भरी, हर बार खारिज करते हुए दिखाई दिए। और सीधे तौर पर भारत की संसद के अंदर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को रख दिया कि किसी तीसरे देश का कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई यहां पर हाथ नहीं था इस सीज फायर के अंदर में। पाकिस्तान के DGMO का फोन आता है, भारत के DGMO से बातचीत होती है, और आगे जो भी हुआ वो सब कुछ जो है तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन नॉर्म्स जो है उसके तहत सारी चीजें हुई है। किसी तीसरे देश का हाथ इसमें नहीं है। और ऐसे में देखिए कि यहाँ पर जो है डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस तरह से एक क्रेडिट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए इस बार तो वो UN के ऊपर में ही यहाँ पर जो है वो बरस जाते हैं और आरोप लगा देते हैं कि ये तमाम काम जो है वो UN का था, लेकिन किया मैंने। I ended 7 wars, and in all cases they were raging with countless thousands of people being killed. This includes Cambodia and Thailand, Kosovo and Serbia, the Congo and Rwanda, a vicious, violent war that was, Pakistan and India,
Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, and Armenia and Azerbaijan. It included all of them. और आइए अब बात करेंगे सवाल आम आदमी के बारे में, जिसमें कोलकाता में देखिए भारी बारिश के बाद जल तांडव देखने को मिल रहा है। कई जगह भीषण जल भराव देखने को मिल रहा है। तो सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को इंद्र भगवान की अब नजर लग गई है। दुर्गा पूजा के दौरान तैयारियों में पूरा पश्चिम बंगाल जुटा हुआ है, कोलकाता जुटा हुआ है, लेकिन इस दौरान दुर्गा पूजा की तैयारियों में ये शहर जो जुटा है, इतनी बारिश की मार भी साथ में झेल रहा है। दरअसल शहर में पिछले 24 घंटे में लगातार बारिश हो रही है और अगर जानकारी जो मिल रही है वहाँ पर स्थानीय प्रशासन और आईएमडी की तरफ से बताया जा रहा है 247.4 मिलीमीटर बारिश जो है वो हुई है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि 1 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच कोलकाता में लगभग 176 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो इस दौरान होने वाली बारिश की सामान्य स्तर से 16% कम थी। और ऐसे में देखिए अचानक से इंद्र भगवान ने ऐसी आंखें तरेरी कि पूरा का पूरा शहर पानी पानी हो गया। शहर के कई इलाकों में जलभराव के कारण बारिश से जुड़ी घटनाओं में कम से कम 11 लोगों की जो है मौत की खबर सामने आ रही है। ऐसे में आईएमडी के मुताबिक शहर में पिछले 22 दिनों में जितनी बारिश यहाँ पर हुई है उससे ज़्यादा बारिश तो महज एक दिन में ही यहाँ पर हो गई। और इस जल प्रलय के कारण शहर में 7 लोगों की मौत हो गई है। कई इलाकों में पानी भरने के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या भी अब सामने आ रही है। ट्रेन और मेट्रो सेवाओं पर भी असर पड़ा है। तो देखिए कि पश्चिम बंगाल के अंदर में किस तरह से जो है बारिश का दौर चला और ख़ास तौर से कोलकाता में सब कुछ यहाँ पर पानी पानी हो गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। एक दिन में ही देखिए तकरीबन 6 घंटे से ज़्यादा की बारिश हुई है और 247.23 के करीब यानी कि mm के करीब जो है यहाँ पर बारिश जो है वो दर्ज की गई। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इंद्र देवता प्रसन्न नहीं है बल्कि आंखें तरेर रहे हैं, क्योंकि पूजा का समय है। दुर्गा पूजा की तैयारियों में पूरा शहर जो है, पूरा पश्चिम बंगाल जो है वो जुटा हुआ है। ऐसे में अगर बारिश इस तरह से होती है और सब कुछ जलमग्न होता है तो तैयारियों में बाधा यहाँ पर पड़ेगी जरूर। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं कोलकाता की है, क्योंकि बारिश पहले कोलकाता में कंपैरेटिवली दूसरे अगर राज्यों की बात करें तो कम हो रही थी, पिछले सालों का भी अगर हम रिकॉर्ड देखें तो। लेकिन जैसे ही दुर्गा पूजा होती है और दुर्गा पूजा की तैयारियों की शुरुआत होती है, वैसे तो पूरे हम देश में ही देखते हैं कि लगातार दुर्गा पूजा की तैयारियां होती हैं, लेकिन अलग ही उत्साह जो है वो पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में देखा जाता है। और चलिए हमारे साथ इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए ग्राउंड से हमारे संवाददाता अमरदेव जुड़ चुके हैं। अमरदेव, क्या कुछ जानकारी है, स्थिति को संभल पाई है या नहीं पाई है, और दुर्गा पूजा की तैयारियों में किस तरह से विघ्न यहाँ पर इस बारिश की वजह से पड़ी, वो भी बताइएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल जो हालात था तो यहाँ का जो स्थिति जिस तरीके से बना हुआ था, कमर और घुटने तक पानी जो था, बारिश का पानी पूरा भरा हुआ था। चाहे हम गरिया की बात करें, जोधपुर पार्क हो या फिर काली घाट, तपस्या, बालीगंज, चेतला, मोमिनपुर, चिंगड़ी हाटा, पमार बाजार, धापा, उल्टा डांगा जैसे कई इलाके हैं, वो पूरी तरीके से जो है वो जलमग्न हो चुके थे। और जो वाहन जो थे, वहाँ की जो बस चलते हैं और लोग जो एक जगह से दूसरी जगह अपने जो है गंतव्य स्थान पे जाने वाले थे, वो भी जगह जगह फंसे हुए थे। काफी दिक्कतों का जो है लोगों को सामना करना पड़ा। रेलवे से लेकर जो है सड़क मार्ग पूरी तरह से बाधित हो चुकी थी। जिस तरीके से पानी का जो जल जमाव जो देखा जा रहा था। फिलहाल आज जो सुबह जो है आसमान काफी साफ है और जो पानी जिस तरीके से निकाल के गंगा घाटों में फेंका जा रहा है, तो काफी जो है सड़कों पे जो है जो जल जमाव था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और अभी जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है कि स्थिति काफी जल्द ही नियंत्रण में आ जाएगी। लेकिन इस जो जल जमाव हुई थी, इस जल जमाव के कारण अभी फिलहाल जो है कोलकाता में जो करंट लगने से करीब 11 लोगों की जानें जा चुकी हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभी तक जो बयान दिया है उसमें 9 लोगों की ही मौत की जो है पुष्टि की है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर किस तरह लोगों की जान गई
आखिर किसकी लापरवाही थी, क्योंकि जब बिल्कुल, इस, अब जिम्मेदारी जगह-जगह कौन लेगा, किसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, ये एक बड़ा सवाल है। और वहीं देखिए कि मौतों का आंकड़ा हो सकता है कि कुछ और बढ़े, लेकिन पूजा के समय में इस तरह से बारिश का होना एक विघ्न यहाँ पर पैदा करता हुआ। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां पर एक 3 मंजिला इमारत गिरने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 12 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अब हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी में मकान भरभरा कर गिरता है। गिरने के दौरान वहां पर चिंगारियां भी निकलती हैं, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जिससे पता चलता है कि अंदर बिजली की लाइन भी क्षतिग्रस्त हुई है। और वहीं देखिए कि सीसीटीवी में हादसे के समय आसपास के लोग अपनी जान बचाने के लिए दुकानों और घरों में भागते हुए दिखाई देते हैं। और जैसे ही मकान गिरा, धूल का एक विशाल गुब्बार पूरे इलाके में जो है वो फैल गया, और जिसने कुछ ही देर के लिए सब कुछ जो है वो धुंधला कर दिया है। और ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता देवेंद्र जायसवाल का, जो इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, किस तरह की जानकारी है? मकान कैसे सब कुछ जो है यहाँ पर मलबे में ढेर हो गया, क्या खबर, कितने बजे की ये घटना है, और फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या कुछ जारी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये हम अपने दर्शकों को पहले बता चुके हैं कि इंदौर में जो सोमवार की रात को ये घटनाक्रम हुआ था, लेकिन इसके जो सीसीटीवी फुटेज कल सामने आए हैं, तो हम ये सीसीटीवी फुटेज भी अपने दर्शकों को दिखाना चाहते थे। और बता दूं कि दुर्घटना में जो है 3 लोगों की जो मौत हो गई और लगभग 14 लोग जो है वहां पर घायल हुए थे, जिनको जिला अस्पताल और MIH में अलग अलग जगह पर इलाज करवाया गया। ये बहुत ही दर्दनाक घटनाक्रम था ये, क्योंकि 3 मंजिला इमारत थी और इस इमारत में लगभग 4 परिवार रहते थे। और उस दिन दुर्भाग्यवश जो है यहाँ पर 14-15 लोग अंदर थे, और वो इस दर्दनाक हादसे में जो है नीचे मलबे में दब गए थे, जिनको रेस्क्यू करके रात 3 से 4 बजे तक निकाला गया था। बता दें कि यहाँ पर और भी 9 लोग रहते थे, जो किसी कार्यक्रम में खजराना की तरफ गए हुए थे, तो वो इस हादसे से बच गए, नहीं तो यहाँ पर कैजुअलिटी ज्यादा हो सकती थी। इसमें जो है एक मासूम बालिका भी अंदर जो दब गई थी, जिसकी जो है बाद में यहाँ पर इस इमारत के गिरने के पीछे क्या वजह, देवेंद्र? जी बिल्कुल, ये इमारत जो है यहाँ पर नीचे इसके बेसमेंट में बारिश का पानी भरा रहता था। ये बेसमेंट जो था इन्होंने खाली कर दिया था, और उस बेसमेंट में पानी ज्यादा भरा रहता था, जो नीचे से जो इसकी नींव थी वो काफी कमजोर हो गई थी, और उसके बाद ये भरभरा कर जो है सोमवार रात को गिर पड़ी, और इसी में यह जो हादसा हुआ और उसमें इतने लोग शिकार हुए। बिल्कुल देवेंद्र, ऐसी भी जानकारी थी कि दीवारों पे दरार भी पड़ने लगी थी? जी बिल्कुल, ये जो है लगभग 20 साल पुराना मकान था और रानीपुरा इलाके का मकान है, जहां पर मुस्लिम परिवार इसमें निवासरत थे। और इसको लेकर पहले भी जो है नगर निगम ने यहाँ पर जो जितने जर्जर मकान है उनको हिदायत दी थी और इनको खाली करने के लिए कहा था, लेकिन इसको दरकिनार करते हुए यहाँ के परिवार जो थे उन्होंने इनको किराए से ऊपर तक मकान दे रखे थे, और यहाँ पर 4 परिवार अभी भी निवासरत थे। और इसमें कई जगह दीवारों में दरारें थी, और यही वजह थी कि वो मकान जर्जर होते जा रहा था। कुछ किराएदारों ने शिकायत भी की थी मकान मालिक को, लेकिन उन्होंने इसको सुना नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए।